हेलो, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने देखा था आय प्रभाव, कीमत प्रभाव। उसी के कंटिन्यूएशन में ये प्रतिस्थापन प्रभाव हम देखेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तु की केवल सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग अथवा उसकी उपभोग मात्रा पर प्रभाव को प्रकट करता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहे। इसमें क्या है, हमने आय प्रभाव देखा था। आय प्रभाव बता रहा था कि व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई वस्तुओं की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह हमने कीमत प्रभाव देखा था। कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वह कीमत प्रभाव था। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन प्रभाव देख रहे हैं। प्रतिस्थापन मतलब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो वो प्रभाव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? जैसे x की जगह y का यूज़ हो रहा है, y की जगह x का यूज़ हो रहा है, तो वो प्रभाव नापने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि उनकी सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के कारण, यानी कि सापेक्ष कीमत का मतलब है जैसे चाय या कॉफ़ी की तुलना में यदि चाय सस्ती हो गई तो क्या हो गया, उनकी सापेक्ष कीमत में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई गुड है। अब ये दोनों एक दूसरे की प्रतिस्थापित वस्तु है, ये टी है और ये कॉफ़ी है। अब क्या हुआ, कॉफ़ी की प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, टी की प्राइस बहुत बढ़ गई। तो क्या होगा, क्योंकि ये इसकी प्रतिस्थापित वस्तु है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब इसकी प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये सापेक्षिक रूप से इसकी तुलना में सस्ती हो गई। इसके कारण क्या हुआ, इसकी मांग में इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में अब ये क्या है, इसके सापेक्ष में अधिक महंगी हो गई, इसके कारण इसकी डिमांड कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी। इसी कारण वस्तु की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग और उसकी उपभोग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहे, व्हेन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय अथवा क्रय शक्ति बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ क्रय शक्ति का मतलब है यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, सपोज़ यहाँ 2 ही गुड्स थी और कंज्यूमर के पास 100 रुपये थे। पहले वो इस पे 50 रुपये और इस पे 50 रुपये खर्च कर रहा था। ठीक है, इसकी प्राइस 5 रुपये थी, इसकी प्राइस 10 रुपये थी। अब क्या हुआ, वाई गुड की प्राइस 10 से घटकर 5 रुपये हो गई। तो अब क्या होगा, ये 25 रुपये खर्च होंगे, 25 रुपये इसके बढ़ गए। तो एक्चुअल में जो इसकी वास्तविक इनकम थी वो 125 के बराबर हो गई देखा जाए तो। या फिर हम ये कह सकते हैं, अब ये पहले 25 खरीद पा रहा था, इसकी 10 यूनिट खरीद पा रहा था, इसके 5 यूनिट खरीद पा रहा था। अब वो इसकी भी 10 यूनिट खरीद पा रहा है, तो 5 यूनिट के बराबर उसकी एक्चुअल में रियल इनकम बढ़ गई, वास्तविक इनकम में परिवर्तन हो गया। होता क्या है, जब भी वस्तुएं सस्ती होती हैं तो उसके उपभोक्ता के पास जो पैसे हैं, जो मुद्रा है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वास्तविक आय बढ़ जाएगी। रियल इनकम, मौद्रिक इनकम तो 100 रुपये ही है, लेकिन रियल इनकम मतलब उसकी क्रय शक्ति, उसको 100 रुपये से जो वो खरीद रहा है वो उससे पहले 100 रुपये से पहले उसी 100 रुपये में पहले से ज़्यादा खरीद पाएगा। ठीक है, जैसे पहले वाई की 5 यूनिट ही खरीद सकता था, अब वो 10 यूनिट खरीद सकता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। यही बात है, हम जब बोलते हैं मुद्रा की वास्तविक उपभोक्ता की वास्तविक आय या उसकी क्रय शक्ति बदल गई पहले की तुलना में। उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब उसकी वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए क्या किया जा सकता है, आय में भी परिवर्तन करते हैं जिससे उपभोक्ता की वास्तविक आय समान रहे। क्योंकि अब हमें यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव देखना है। प्रतिस्थापन प्रभाव हमने देखा था कि सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन से मांग पर प्रभाव देख रहे हैं जबकि वास्तविक आय स्थिर रहे। अब देखो, जब किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाएगी, पहले की तुलना में वो कम, उसी पैसे में, उसी मौद्रिक आय में पहले की तुलना में एक वस्तु कम खरीद पाएगा, तो वास्तविक आय कम हो गई। अब इस वास्तविक आय के प्रभाव को कम करने के लिए, इस वास्तविक आय में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम कुछ
ये क्षतिपूर्ति करते हैं वो अब अभी इसमें देखेंगे। दोनों ने, हिक्स ने और स्लस्की ने अपने अपने हिसाब से इसको अलग तरह से डिफाइन किया है। तो कीमत में परिवर्तन के साथ ही आय में भी परिवर्तन करते हैं, जिससे उपभोक्ता की वास्तविक आय समान ही रहे। उदाहरण के लिए जब एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी। प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए और वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु एक्स की मांग मात्रा में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम उपभोक्ता से इतनी मुद्रा आय ले लेते हैं जितनी की कीमत के घटने के कारण उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। अब देखो, अब यहाँ पर हमने सपोज एग्जाम्पल लिया था एक्स और वाई गुड का। एक्स की गुड हम मान लेते हैं 5 रुपये थी, सॉरी इसकी 10 रुपये थी और इसकी 5 रुपये थी, और उपभोक्ता के पास है 100 रुपये। अब क्या हुआ, 10 रुपये में पहले ये इसकी 50-50 दोनों पे खर्च कर रहा था सपोज। अब इसकी 5 यूनिट खरीद रहा था और इसकी 10 यूनिट खरीद रहा था। अब क्या हुआ, इसकी पी एक्स की प्राइस कम होकर 5 रुपये हो गई, तो ये पहले की तुलना में 10 खरीद पाएगा। या पहले की 5 यूनिट खरीदने के लिए अब इसको 25 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो 25 रुपये क्या हुआ, इसकी वास्तविक आय बढ़ गई। पहले 5 ही इकाई खरीदनी है इसकी, इसको, और इसकी 10 इकाई खरीदनी है। इसकी 5 और इसकी 10 वो अब 75 रुपये में ही खरीद पाएगा। तो अब इसकी इनकम क्या है, 25 रुपये के बराबर बढ़ गई। तो ये जो यदि 25 रुपये हम उससे वापस ले लें, उसकी आय उतनी है 100 रुपये, लेकिन यदि इसके 25 रुपये हम वापस ले लें तो क्या होगा, इसकी वास्तविक आय बराबर हो जाएगी, मतलब स्थिर हो जाएगी। वास्तविक आय स्थिर रहने का मतलब क्या है, अब वो इसकी 5 यूनिट और इसकी 10 यूनिट ही खरीद पाएगा। वास्तविक आय को स्थिर रखने का मतलब है उसी मुद्रा से खरीदने जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या को स्थिर रखना। तो एक्स की 5 ही खरीदेगा, वाई की 10 खरीदेगा, लेकिन इस पर 25 रुपये लगेंगे, इस पर 50 रुपये, तो ये क्या हो गए, 75 रुपये ही लग रहे हैं। और सेव कितना, उसके पास 100 रुपये थे, तो 25 रुपये इसकी वास्तविक आय बढ़ गई है। तो यदि 25 रुपये हम कम कर ले, 25 रुपये निकाल ले, तो अब भी वो इतना ही खरीद पाएगा। ठीक है, क्लियर है। 100 रुपये में तो वो इसकी 10 खरीद सकता है ना, इसकी भी 10 खरीद सकता है, इसकी भी 10 खरीद सकता है, लेकिन हमें वास्तविक आय को स्थिर रखना है, इसलिए उपभोक्ता से उतनी मुद्रा को वापस ले लिया जाएगा जिससे कि वो उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे और पहले वाले संतुष्टि के स्तर को ही प्राप्त करे। प्रतिस्थापन प्रभाव के विषय में 2 प्रकार की धारणाएं प्रस्तुत की गई है। प्रथम धारणा है जे.आर. हिक्स की और दूसरी है स्लस्की की। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रतिस्थापन प्रभाव को इन दो धारणाओं के में अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उत्पन्न उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन को उसकी मौद्रिक आय में कमी या वृद्धि करके नष्ट कर दिया जाए, जिससे उपभोक्ता की वास्तविक आय पूर्ववत बनी रहे। अब इन दोनों में अंतर ये है कि जो वास्तविक आय में हम परिवर्तन कर रहे हैं वो दोनों ने अलग अलग थोड़े मेथड्स बताए हैं, उनमें जस्ट थोड़ा सा अंतर है, बाकी लगभग सेम है। अब देखो यहाँ पर जो हिक्स की धारणा है, हिक्स की धारणा में वास्तविक आय से अभिप्राय उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर से है। उसकी वास्तविक आय को स्थिर रखने का मतलब है कि उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर को हमें उसे कांस्टेंट रखना है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड बी कांस्टेंट। और स्लस्की की बात करें तो यहाँ वास्तविक आय का मतलब है उपभोक्ता की क्रय शक्ति से। तो यहाँ पर जब हम चेंजेस करेंगे ये आपको बाद में समझ आएगा कि क्रय शक्ति को हमें कांस्टेंट रखना है। क्रय शक्ति को मतलब पहले वाली जो 2 बिंदु है उन्हीं को खरीदने की जो उसकी क्षमता है वो स्थिर रहे। और हिक्स ने बोला कि वो पहले वाले संतुष्टि स्तर पर पहुंच जाए, इतना हमें उसकी आय में परिवर्तन करना है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें क्या है, हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में वस्तु की केवल सापेक्ष कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग पर प्रभाव जानने के लिए उसकी मौद्रिक आय में उतनी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है जिससे उसकी संतुष्टि पूर्व स्तर पर स्थिर रहे। यहाँ हमने वास्तविक आय स्थिर रहने का मतलब मानना था कि उसकी संतुष्टि स्थिर रहे। ठीक है, दूसरे शब्दों में उपभोक्ता के पास मुद्रा आय इतनी घटा दी जाती है जिससे कि वह उस अंदिमान वक्र पर ही रहे जिस पर वह कीमत घटने से पहले था। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव समान अंदिमान वक्र पर क्रियाशील होता है उसी पर। अब हम जैसे वस्तु की कीमत घटने से पहले 10 रुपये थी तो 5 रुपये हो गई। ठीक है, अब उपभोक्ता से उतनी आय वापस ले ली जाएगी जिससे कि वो पहले वाले आईसी वक्र पर ही पहुंच जाए।
या पहले वाले संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर ले। क्योंकि प्राइस घटने से क्या हुआ, उसकी वास्तविक आय बढ़ गई ना। वास्तविक आय बढ़ने से वो पहले से 5 इकाई की जगह 10 इकाई खरीद सकता है। और हमें क्या करना है, सिर्फ प्रतिस्थापन प्रभाव को देखना है। तो उसके आय प्रभाव को स्थिर रखने के लिए क्या किया जाएगा, उपभोक्ता से उसकी मुद्रा आय इतनी मात्रा में घटा ली जाएगी। यहाँ पर क्या था, 25 रुपये हम कम कर लेंगे, जिससे वो 75 रुपये में वापस सेम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर लेगा। जरूरी नहीं उसी पॉइंट को करें, लेकिन संतुष्टि का स्तर उसका सेम रहेगा। तो इससे क्या है, हम वास्तविक आय को स्थिर रखकर प्रतिस्थापन प्रभाव को माप सकते हैं। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव समान अंदिमान वक्र पर ही क्रियाशील होता है। ठीक है, समान, क्योंकि हिक्स ने क्या माना है, वास्तविक आय का मतलब उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर से माना है। मुद्रा आय की उस मात्रा जिसके घटाने पर उपभोक्ता समान संतुष्टि के स्तर पर रखा जाता है को आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन कहते हैं। मुद्रा आय की उस मात्रा को जिसके घटाने से उपभोक्ता समान संतुष्टि के स्तर पर आ जाएगा, उसको हम आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन या कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम कहते हैं। आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है जो कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को नष्ट कर देता है। क्षतिपूर्वक परिवर्तन क्या करें, उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होगी, वो ऊपर वाले आईसी पर पहुंच जाएगा। तो उसको वापस उसमें हुई वृद्धि को नष्ट करने के लिए आय में जो परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन। अब देखो इसे, ये डायग्राम देखो, इसको समझो, इतना टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना बस। ये हमने यहाँ एक्स कोड या वाई कोड लिए, ये इसकी बजट लाइन थी, सॉरी PL ये बजट लाइन थी, आरंभिक बजट लाइन, वस्तु की कीमतें और अंतिमान दिए होने पर ये बजट लाइन प्राप्त हो रही है। यहाँ पर उपभोक्ता Q पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पर इसकी N और इसकी M क्वांटिटी वो परचेस कर रहा है। अब क्या सपोज PX की प्राइस कम हो जाए तो क्या होगी, बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी, 10 रुपये से कम होकर 5 रुपये हो गई, तो ये बजट लाइन यहाँ शिफ्ट हो गई। अब क्या होगा, इसका संतुष्टि का स्तर ऊपर कहीं होगा, इस लाइन पे यहाँ कहीं होगा। अब हमें क्या देखना है, प्रतिस्थापन प्रभाव को देखना है। प्रतिस्थापन प्रभाव को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हिक्स के अनुसार ये इसकी आय है। अब इस उपभोक्ता से इतनी आय को वापस ले लिया जाए ताकि ये पुराने संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर ले। ठीक है, क्योंकि वास्तविक आय को स्थिर रखना है हमें, तभी हम सिर्फ प्रतिस्थापन प्रभाव को देख पाएंगे कि सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन से इस एक्स गुड की मांग में क्या परिवर्तन हुआ और वाई के में क्या परिवर्तन हुआ। तो जितनी यदि ये इसकी आय में कम होने से वास्तविक आय बजट लाइन शिफ्ट हो गई, मतलब वास्तविक आय बढ़ गई, इसलिए हायर आईसी पर पहुंच सकता है। अब इससे इतनी आय वापस ली जाएगी, इसको जस्ट पैरेलली शिफ्ट किया जाएगा, इतना शिफ्ट किया जाएगा कि पुराने वाले आईसी पर वापस पहुंच जाए। तो ये पॉइंट मिलेगा हमें टी, इसको टच करते हुए उसको जस्ट पैरेलल हम शिफ्ट करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब तक ये टी पॉइंट पर नहीं पहुंचता तो हम तब तक इसको शिफ्ट करते रहेंगे। टी पॉइंट पर आने के बाद ये टी पॉइंट पर भी हमें एक्स की प्राइस जो रिड्यूस हुई है उसी को बता रही है बजट लाइन। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, इस बजट लाइन पर हमने उपभोक्ता से उसकी वास्तविक आय को कंपनसेट कर दिया है या उसकी मुद्रा को वापस ले लिया है ताकि वो पहले वाले संतुष्टि के स्तर पर आ जाए। अब इस स्तर पर क्या है, उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर है। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन प्रभाव देखेंगे। अब यहाँ पर ये टी पॉइंट है, टी पर ये इसकी एम और इसका एन डैश कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले पॉइंट कौन सा था, क्यू, और अब क्या मिल रहा है, टी। अब यहाँ पर देखिए, अब उपभोक्ता क्योंकि एक्स वस्तु की प्राइस कम हुई थी तो गुड वाई की डिमांड कम होकर एन से एन डैश हो गई और इसकी बढ़कर एम से एम डैश हो गई। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव को बता रहा है कि एक्स वस्तु की प्राइस कम होने की वजह से इसकी सापेक्षिक रूप में ये वाई वस्तु से सस्ता हो गया। इस कारण क्या हुआ, एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बढ़ गई और वाई की कम हो गई। तो Q से जो T तक का जो चलन है ये क्या बता रहा है, प्रतिस्थापन प्रभाव को। ठीक है, क्लियर है। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर कितनी मात्रा में प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि वस्तु X की प्राइस कम हुई तो ये दूसरी वस्तु की तुलना में सस्ती हो गई, इसलिए Y की जगह X को प्रतिस्थापित किया गया। तो ये Q से जो T का जो चलन है ये प्रतिस्थापन प्रभाव को बता रहा है। जबकि व्यक्ति की या उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर है, या वास्तविक आय स्थिर करने के लिए हमने क्या किया था, इसकी जो इनकम है उसको पैरेलली शिफ्ट कर लिया था। उपभोक्ता से उतनी इनकम वापस ले ली थी, उसके पास 75 रुपये रखे ताकि वो पहले वाली 5 और 10 X की 5 और Y की 10 इकाइयाँ खरीद सके। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, ये जो थी ये पुरानी वाली प्राइस को ही बता रही है, ये वाली बजट लाइन तो, लेकिन जो नई बजट लाइन है ये एक्स की जो घटी हुई प्राइस है उसको शो कर रही है। ठीक है, ये सापेक्ष कीमतों को बता रही है। यहाँ पर एक्स वस्तु सस्ती हो गई है, इस कारण हमने देखा कि उपभोक्ता ने क्या किया, वाई वस्तु की जगह एक्स को प्रतिस्थापित कर लिया। और कितना किया, एम से एम डैश, यानी कि एन वाई की एन डैश की जगह अब उसने एक्स की एम डैश इकाइयों को प्रतिस्थापित किया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देख लो, बजट रेखा ए बी वस्तु एक्स और वाई की परिवर्तित सापेक्ष कीमतों को व्यक्त करती है। ये जो ए बी है, परिवर्तित सापेक्ष कीमतों को एक्स और वाई दोनों की, क्योंकि यह बजट रेखा पी एल के समानांतर है जिसको कि हमने वस्तु एक्स की कीमत घट जाने के पश्चात प्राप्त किया था। अतः बजट रेखा ए बी बजट रेखा पी एल की तुलना में एक्स की घटी हुई सापेक्ष कीमत को व्यक्त करती है। जो ए बी है पी एल की तुलना में एक्स की घटी हुई कीमत को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अतः उपभोक्ता वस्तु एक्स और वस्तु वाई की क्रय मात्राओं में परिवर्तन करेगा और इस परिवर्तन में वह वस्तु एक्स को वस्तु वाई के स्थान पर प्रयोग करेगा। चूँकि वस्तु एक्स अपेक्षाकृत सस्ती हो गई है और वस्तु वाई पहले की तुलना में अपेक्षाकृत महंगी हो गई। देखो, वाई की प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक्स की प्राइस कम होने के कारण वाई अपेक्षाकृत महंगी हो गई है तुलनात्मक रूप से। एब्सोल्युटली मतलब निरपेक्ष कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वाई के, लेकिन वो सापेक्षिक रूप से एक्स की तुलना में महंगी हो गई है। इसके कारण उसकी डिमांड कम हो गई है, उसकी जगह एक्स को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, अब इस रेखा चित्र में हमने देखा कि बजट रेखा ए बी वस्तु एक्स और वस्तु वाई की परिवर्तित सापेक्ष कीमतों को प्रकट करती है, लेकिन वह बजट रेखा पी एल डैश की तुलना में कम मुद्रा आय को व्यक्त करती है। देखो, क्योंकि ए बी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की आय क्षतिपूर्वक परिवर्तन के समान घटा दी गई है। ये सापेक्षिक कीमतों को प्रकट कर रही है, लेकिन इसकी तुलना में कम आय को प्रकट कर रही है। यहाँ पर उसके पास 100 रुपये थे, यहाँ पर मौद्रिक आय तो 75 रुपये है ना। तो यही यहाँ बात रखी है, लेकिन वह बजट रेखा पी एल की तुलना में कम मुद्रा आय को व्यक्त करती है, क्योंकि ए बी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की आय क्षतिपूर्वक परिवर्तन के समान हमने क्या कर दी थी, घटा दी थी। कितनी घटा दी थी, इतनी। ठीक है, इस प्रकार वस्तु एक्स की अधिक मात्रा खरीदने के लिए वह समान अधिमान वक्र आई सी के बिंदु क्यू से चलकर टी पर आ जाता है। ठीक है, क्यू से टी पर आ जाता है। वस्तु एक्स की खरीद में एम डैश की वृद्धि और वस्तु वाई की खरीद में एन की कमी वस्तु एक्स और वाई की केवल सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के कारण हुई है, क्योंकि कीमत के घटने से वास्तविक आय में वृद्धि को आय में क्षतिपूर्वक कमी द्वारा समाप्त कर दिया था। सिर्फ केवल हम सापेक्ष कीमत में परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि आय में जो परिवर्तन हुआ उसको तो हमने क्षतिपूर्वक परिवर्तन करके उसमें आय उसकी मौद्रिक आय को वापस लेकर हमने समाप्त कर दिया था। इसलिए बिंदु क्यू से टी तक जो है वो प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रकट करता है। देखो, यहाँ एक और बात है, अधिमान वक्र जितना ही कम उत्तल होगा प्रतिस्थापन प्रभाव उतना ही अधिक होगा। जैसा कि हमने देखा, निकट के प्रतिस्थापक वस्तुओं के बीच अधिमान वक्र कम उत्तल होता है। जैसे हमने पिछली बार देखा था, जो प्रतिस्थापक वस्तु होती है उनके लिए अधिमान वक्र इस तरह का होता है, और ये जितना ज़्यादा कॉन्वेक्स होगा वो पूरक वस्तुओं की तरह बताएगा, क्योंकि उसका एल शेप का होता है, ये इस तरह से होता है। तो इन दोनों के बीच में जितना ये फ्लैट होगा, कम उत्तल होगा, प्रतिस्थापन उतना ही ज़्यादा होगा। देखो, एक तो इस तरह का प्रतिस्थापन होता है, ये होता है पूर्णतया प्रतिस्थापित वस्तुओं का जो आईसी वक्र होगा इस तरह से होता है, और पूरक वस्तु का इस तरह से होता है। और ये जैसे जैसे अपनी कॉन्वेक्सिटी कम करता जाएगा प्रतिस्थापन प्रभाव बढ़ता जाएगा। देखो, यहाँ पर ये ज़्यादा फ्लैट होगा तो ये जो दूरी होगी ये दूरी बढ़ती जाएगी। मान लो ये इस तरह से फ्लैट होता और फ्लैट होता तो ये हमारी प्रतिस्थापन प्रभाव और ज़्यादा होता। ठीक है, इसका कहने का मतलब एक्स और वाई मतलब निकट स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा परिवर्तन होगा। ठीक है, उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अपेक्षाकृत कीमत कम होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी मांग मात्रा बढ़ती है। अपेक्षाकृत कीमत कम होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव से मांग मात्रा बढ़ती है, जबकि उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर पूर्ववत रहता है उसी आईसी पे। अतः प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, सदा नेगेटिव होता है। कहने का मतलब प्राइस में यदि कमी होगी, वस्तु की अपेक्षाकृत कीमत कम होने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से हमारा अभिप्राय है कि वस्तु की अपेक्षाकृत कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा में परस्पर विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। यह ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव प्रसिद्ध मांग के नियम का आधार है, जिसके अनुसार वस्तु की कीमत उसकी मांग मात्रा में विलोम होता है। ठीक है, यह है नेचुरल है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा था आपका प्रतिस्थापन प्रभाव, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा।
थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इतना टफ भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।